काइनेमैटिक्स को किसने बनाया था? इसको बच्चों बनाया था गैलीलियो। गैलीलियो के लॉ इसी में है। कोई पूछे कि गैलीलियो लॉ कहाँ पे है तो यही है, यस बराबर वीटी गैलीलियो लॉ है। गैलीलियो ने इसको सिखाया था काइनेमैटिक्स। अब चलिए दूसरा उधर लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लिख रहे हैं मोशन विथ काज। मोशन को पढ़ेंगे लेकिन भाई कारण के सहित पढ़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए बच्चों, ये पुल्ली सिस्टम है और यहाँ पे एक हमने ब्लॉक लटका दिया, एक हमने यहाँ पे ब्लॉक लटका दिया। ये वाला का मास m1 है, ये वाले का मास m2 है, ये a है और ये b है। मैंने आपसे पूछा डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक B इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड। ये मैंने बच्चों आपसे पूछा, डिस्टेंस पूछ लिया या डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया इन 2 सेकेंड। आल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, आल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने ऐसा लिखा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया। अब बच्चों आपको बताना है कि ब्लॉक बी 2 सेकंड में कितना चला ये बताना है, और ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माने किधर चला। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या है, किधर चला। वेक्टर लगा दिया तो डायरेक्शन की बात आ गई। अब आप बताइए कि सवाल को लगा पाओगे? क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि ब्लॉक बी चलेगा भी कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो किधर चलेगा, और चलेगा तो कितने एक्सेलरेशन से चलेगा, कुछ नहीं पता है। इसको जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, मास। विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ द मास वी कुड नॉट बी कैलकुलेट एनीथिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आपको m1 m2 की ज़रूरत पड़ेगी। m2 ज़्यादा होगा तो ये नीचे जाएगा, m2 कम होगा तो ऊपर जाएगा। अब कितना वैल्यू होगा उसके हिसाब से आएगा। अगर ये 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है तो अलग आएगा, 2 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है तो अलग आएगा। तो बताइए इस सवाल को लगाना क्या पॉसिबल है इस समय? कभी नहीं लगा सकते आप पूछोगे कि सर मास तो बताइए। इसका मतलब आप पूछ रहे हैं ना कि मोशन का जो कारण है उसको तो बताइए। इसका मतलब वहाँ पे मोशन के कारण की ज़रूरत है, और जहाँ पे बच्चों कारण की ज़रूरत होगी और बिना उसके वो लग नहीं पाएगा, उस फिजिक्स की ब्रांच को हम कहते हैं काइनेटिक्स। क्या कहते हैं? काइनेटिक्स। तो ये है काइनेटिक्स, इसे कहते हैं काइनेटिक्स। और वो है काइनेमैटिक्स और ये है काइनेटिक्स। वहाँ पे गैलीलियो का लॉ लगेगा और यहाँ पे आपको लगेगा न्यूटन्स। तो एक गैलीलियो लॉ और एक न्यूटन्स लॉ। तो काइनेमैटिक्स हम पढ़ेंगे, गैलीलियो लॉ। अभी हम काइनेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ेंगे? काइनेमैटिक्स। अब हम काइनेटिक्स जान के छोड़ देंगे और काइनेमैटिक्स अब पढ़ना शुरू कर देंगे। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। बताइए आपको क्या पढ़ना है? काइनेमैटिक्स। अब आप काइनेमैटिक्स पढ़ोगे। काइनेमैटिक्स पढ़ोगे, किसकी काइनेमैटिक्स पढ़ें? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ किसकी काइनेमैटिक्स पढ़ें? बता रहे गैलीलियो की। गैलीलियो ने तो बताया था ना। आपने ठीक बोला कि गैलीलियो जो बताए हैं वो पढ़ें। तो हमें काइनेमैटिक्स पढ़नी है। काइनेमैटिक्स माने क्या पढ़ना है? मोशन। किसका मोशन पढ़ें? या तो बॉडी का और या तो पार्टिकल का। तीसरा कुछ है क्या देश में? या तो बॉडी या तो पार्टिकल, 2 ही है। अब या तो हम बॉडी का पढ़ें और या तो हम पार्टिकल का पढ़ें। ठीक है, उधर से विजिबिलिटी ना हो तो आगे बैठ जाओ, इधर आ जाओ, आगे बैठ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। काइनेमैटिक्स हमें पढ़नी है। किसकी काइनेमैटिक्स पढ़नी है? तो मैंने क्या बोला, या तो बॉडी का और या तो पार्टिकल का। अब बच्चों यहाँ पे 2 हो गया।
एक तरफ हम लिख रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, इधर लिख रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ बॉडी। इधर काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल। अच्छा ये बताओ बच्चों, चलो पढ़ेंगे ही, पहले ये बताओ कि पार्टिकल किसे कहते हैं, पार्टिकल का डिफिनीशन, और इधर आपको बताना है बॉडी का डिफिनीशन। पहले तो ये पता चले कि पार्टिकल क्या है। अब पार्टिकल क्या है, तो अगर पार्टिकल पूछे तो बॉडी बता दो, और बॉडी पूछे तो पार्टिकल बता दो। अगर आप ऐसा बता दो तो ये माना जाएगा कि आपको फिजिक्स आती है। फिजिक्स का मतलब क्या है, इधर का उधर, उधर का इधर कर दो, यही फिजिक्स है। उल्टा पुल्टा बताओ, जितना उल्टा पुल्टा कर सको उतनी फिजिक्स अच्छी है। तो हमने पूछा कि पार्टिकल क्या है, तो पार्टिकल को मैंने क्या बोला कि इसको बताओ बॉडी है। और कैसा लिखेंगे, बॉडी ऑफ, बॉडी है, बॉडी कैसा बॉडी है बच्चों, बॉडी ऑफ नेग्लेजिबल डायमेंशंस। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा कोई बॉडी जिसका लेंथ नेग्लेजिबल हो, विड्थ नेग्लेजिबल हो, हाइट नेग्लेजिबल हो। और अगर नेग्लेजिबल है मतलब दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो उस नेग्लेजिबल को हम क्या कहते हैं, पॉइंट। इसका मतलब ये कैसा मास होगा, पॉइंट मास। अगर कहीं भी पॉइंट मास है तो वो क्या हो गया, पार्टिकल। नेग्लेजिबल का मतलब क्या हो गया, पॉइंट। तो पॉइंट मास को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास, तो भी पॉइंट मास है। तो बच्चों ये तो बात हो गया पार्टिकल का। अब बताइए बॉडी क्या है, बॉडी को क्या लिखोगे, अरे बहुत सारे पार्टिकल को इकट्ठा कर दो तो बॉडी बन जाएगा कि नहीं। तो बच्चों ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, जैसे द बॉडी। तो बॉडी और पार्टिकल की बात हो गई। हम लोगों ने ये जाना कि बॉडी क्या है। मान लो भाई किसी ने पूछ लिया, आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये हम लोग पार्टिकल किसे कहते हैं, हम लोग बॉडी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों फिर पार्टिकल बॉडी जब हम जान जाते हैं तब इसका स्टडी शुरू करते हैं। पार्टिकल के साइड में हमारे पास दो तरह का मोशन है। अगर बच्चों पोजीशन टाइम का फंक्शन है, यहाँ पे पार्टिकल साइड में थोड़ा समझ लो, तो मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ पे है और मान लो t बराबर 0 पे है बच्चों, और ये पार्टिकल फिर यहाँ आ जाता है, ऐसे आ जाता है। और किस टाइम पे आ जाता है, t + dt पर, और इसका पोजीशन बदल जाता है। और ये कितना डिस्प्लेस हो गया, मान लो ds डिस्प्लेस हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो मोशन हो गया ना। अगर पार्टिकल का मोशन हो गया, st के साथ बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है बच्चों, इस मोशन का नाम पड़ता है लीनियर मोशन। क्या नाम पड़ता है, लीनियर मोशन। तो टीचर ये पूछता है कि लीनियर मोशन किसका होता है, पार्टिकल का होता है कि बॉडी का होता है कि दोनों का होता है। क्वेश्चन आया कि लीनियर मोशन किसका होता है, पार्टिकल का, बॉडी का या दोनों का। 3 ऑप्शन दिया है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, दोनों का। अब आज के बाद मत बोलना दोनों का, अब केवल बोलना एक का। और किसका, पार्टिकल का। कोई बोले लीनियर मोशन ऑफ बॉडी तो समझ लीजिए कोई नालायक है, उसको कुछ आता जाता नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट इज़ ओनली फॉर द पार्टिकल, नॉट फॉर बॉडी। बॉडी के लिए मत बोलना। हाँ, कोई किताब में भी लिखा रहेगा तो समझ लेना कि ये किताब लिखने वाला अगर एग्ज़ाम देता तो फेल हो जाता। क्योंकि हमें रेक्टिफाई चीज़ें, अच्छी चीज़ों को समझना है, सही चीज़ों को। तो बच्चों लीनियर मोशन है ना, तो पार्टिकल का मोशन हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा। कब, जब पोजीशन बदलेगा टाइम के साथ। बच्चों दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाऊं इसी साइड में। थीटा टाइम का फंक्शन है, थीटा टाइम का फंक्शन है। अगर थीटा टाइम का फंक्शन है तो एक एग्जाम्पल दिखाएं आपको
एक पार्टिकल बच्चों यहाँ पे है टी टाइम पर, मान लो टी टाइम पर है, और फिर ये यहाँ पे आ जाता है तो t प्लस डी टी पे हो जाता है, और ये कुछ एंगल घूम जाता है, और कितना एंगल घूमता है, डी थीटा। तो देखो ये मोशन हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ आ गया। तो बच्चों ये मोशन कौन सा मोशन है, एंगुलर मोशन। कौन सा मोशन है, एंगुलर। और एंगुलर मोशन किसका, एंगुलर मोशन ऑफ पार्टिकल। और बच्चों इस एंगुलर मोशन ऑफ पार्टिकल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन। ये आपके सिलेबस में लिखा है कि पार्टिकल के एंगुलर मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो उसका आंसर क्या है, सर्कुलर मोशन। तो बताइए बच्चों सर्कुलर मोशन आप किसका पढ़ोगे, पार्टिकल का कि बॉडी का। बॉडी का मोशन सर्कुलर क्या होगा, नहीं होगा, बल्कि हम किसका मोशन पढ़ते हैं, सर्कुलर, पार्टिकल का। अगर कोई बॉडी ही चल रहा होगा तो हमें उसका मास कैसा मानना पड़ेगा, पॉइंट मास। हम पार्टिकल जब तक बनाएंगे नहीं तब तक सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे नहीं। तो सर्कुलर मोशन इज फॉर पार्टिकल, रोटेटरी मोशन फॉर बॉडी, इसलिए अलग अलग चैप्टर बने हैं। तो सर्कुलर मोशन पार्टिकल का एग्जाम्पल है। ये सब पूछा जाता है पेपर में, वही आपको दिखा रहा है थ्योरी में कि ऐसे बनता है। तो बच्चों अगर आप लोग सब समझ गए तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, आगे चलें। चलो अभी आप लोगों ने पार्टिकल वाले साइड में पढ़ रहा था, ये हो गया। अब उधर चलते हैं बॉडी वाले तरफ। इधर बच्चों देखो, अगर पोजीशन टाइम का फंक्शन है, बॉडी उस साइड में बॉडी है, तो मोशन होगा, मोशन लीनियर नहीं ना, ट्रांसलेटरी। कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। जब लिखा जाता है ट्रांसलेशन तो वहाँ पे होता है बॉडी। बॉडी का क्या होता है, ट्रांसलेशन। उस मोशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, बॉडी के लिए। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे एक ये बॉडी है और ये बॉडी यहाँ चला आया, समझे, नहीं समझे, फिर समझो। यहाँ एक बॉडी है, फिर ये बॉडी यहाँ चला आया, समझे, नहीं समझे, और बनाए। हाँ, ऐसे मतलब ये दिखाया गया कि बच्चों एक बॉडी है, और अगर ये बॉडी है ना तो इसमें बहुत सारा पार्टिकल होगा। मान लो 3 पार्टिकल है, तो ये बॉडी यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, या आप ये कहिए ये बॉडी यहाँ से चलकर यहाँ आ गया। दोनों में कोई अंतर है, अंतर है। अभी क्या है आपको पता नहीं है, बस ये आपने देखा है कि इलाहाबाद से बनारस चला गया, बस यही आपने देखा। अब ये कैसे चला गया ये इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे भी जा सकता है, और बच्चों ये यहाँ से यहाँ ऐसे भी आ सकता है। इसके चलने का 2 तरीका है, या तो ऐसे चला जाए और या तो ऐसे चला जाए। अगर ये ऐसे चला जाए तो उस मोशन का नाम पड़ेगा रेक्टिलीनियर। क्या नाम पड़ेगा, रेक्टिलीनियर। तो लीनियर मोशन पार्टिकल का है और रेक्टिलीनियर मोशन बॉडी का है। बॉडी में रेक्टिलीनियर लिखा जाता है, और रेक्टिलीनियर ट्रांसलेटरी का पार्ट है। तो ये रेक्टिलीनियर मोशन हो गया। और बच्चों ये जो दूसरा वाला है जो ऐसे चला है, तो इसका नाम पड़ता है कर्वी, कर्व पे चला है ना, तो कर्वी लीनियर, इसका नाम है कर्वी लीनियर मोशन। तो ये है बॉडी के लिए। तो लीनियर मोशन किसका है, पार्टिकल का। ट्रांसलेटरी मोशन किसका है, बॉडी का। ट्रांसलेटरी मोशन कितने टाइप का, 2। एक है स्ट्रेट लाइन चले तो रेक्टिलीनियर, एक है कर्व चले तो कर्वी लीनियर। एक आदमी स्कूटर लेके पहाड़ पे ऊपर से नीचे से ऊपर चल रहा है, वो मोशन का एग्जाम्पल क्या है, कर्वी लीनियर। ऐसे ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा है, तो कौन सा मोशन है, कर्वी लीनियर। और अगर सीधा जीटी रोड पकड़ के निकल लिया तब रेक्टिलीनियर हो गया, सही है। और अगर कोई मच्छर जा रहा है तब मच्छर, तो मच्छर माने डायमेंशनलेस हो गया ना, मच्छर तो छोटा सा होता है,
कीड़ा उड़ा, तो हम उसको लीनियर कह सकते हैं। लेकिन अगर डायमेंशनल बॉडी है, ज्योमेट्री हमें पहचान में आ रही है, तब हम उसे रेक्टिलिनियर कहेंगे, ट्रांसलेटरी कहेंगे। बच्चों ये बात हो गया। अब आप बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? मान लो जहाँ नहीं आएगा तो बच्चों बता देना। अब देखो दूसरी बात, अगर एंगल टाइम का फंक्शन है बॉडी के लिए, एंगल टाइम का फंक्शन मतलब इसमें एंगल बदलेगा समय के साथ। जैसे मान लो ये बॉडी यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया। अगर ये यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया तो ऐसे ही तो चल के आया, ये बॉडी है। तो बच्चों ये जो मोशन हुआ इस जगह, इसको हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन। कौन सा मोशन? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है? एंगुलर मोशन है। किसका मोशन है? बोलो बच्चों, एंगुलर मोशन ऑफ, जोर से बोलो। हाँ, एंगुलर मोशन ऑफ बॉडी, ये हो गया। तो देखो मैंने अभी आपको बताया बच्चों की काइनेमेटिक्स क्या है, मोशन विदाउट काज। काइनेमेटिक्स किसका पढ़ोगे? पार्टिकल का पढ़ोगे या तो बॉडी का पढ़ोगे। पार्टिकल का पढ़ोगे तो उसमें हमने दो बताया, लीनियर और सर्कुलर माने एंगुलर। दूसरा मैंने जब बॉडी का बताया तो उसमें ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। ट्रांसलेटरी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। इसके अलावा इसमें कोई थ्योरी का एक वर्ड भी यूज नहीं किया जाना है। इतनी बात समझ में आ रहा? अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ें। अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ें तो पढ़ने लिखने का काम किया जाए। अब हम पढ़ना चाहते हैं, अब हम मोशन को समझना चाहते हैं। अब मोशन को समझने के लिए हमारे पास दो तरह का केस है, या तो पोजीशन बदले समय के साथ या तो एंगल बदले। तो बच्चों हमने लिखा पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम। अब इससे क्या मीनिंग निकल के आएगा उसको सुनो। अगर ये लिखा जाए कि यस इज़ द फंक्शन ऑफ टी, पोजीशन समय पे डिपेंड करेगा, तो ये क्या बता रहा है, इसे क्या ज्ञान मिल रहा है? ये कह रहा है कि पोजीशन बदलता है समय के साथ। ये लिखा है ना, क्या लिखा है? पोजीशन डिफरेंशिएट होता है टाइम के साथ। डिफरेंशिएट माने बदलना। फिर इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैथ निकल के आता है। जब हमने इसको लिखा तो इसका मतलब हुआ कि पोजीशन समय के साथ बदलता है। बदलता है माने डिफरेंशिएशन किसके साथ? समय के साथ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों इसको लिखा गया कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये ds/dt क्या है? रेट। क्या है? रेट। बदल तो रहा है लेकिन बदलने का रेट क्या है? बदलना और बदलने का रेट में सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बदलने के रेट से मिलेगा। जैसे बोला जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो सब पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि जो 2 घंटे में 20 सवाल लगा ले रहा है। एक बच्चा ऐसा है कि 2 घंटे में 2 सवाल लगा ले रहा है। अब 2 घंटा तो दोनों का बीता, वो 2 सवाल लगाया और वो 20 सवाल लगाया, तो अलग अलग कहानी हो गई। नहीं, पढ़ा वो भी, लेकिन उसका क्या ज़्यादा है? रेट। और जब रेट ज़्यादा है तो वो उसने जितना भी जीवन में पढ़ेगा उससे तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेगा, तो उसी हिसाब से उसका नंबर भी ज़्यादा आ जाएगा। अब 2 घंटे देखो, उसके बराबर पढ़ने के लिए इनको कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा? हाँ, ये 2 सवाल लगाए, वो 20 सवाल लगाया है, और 2 घंटे में अगर उसके बराबर इनको पढ़ना पड़ेगा तो 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो उसका 2 घंटा बराबर इनका 20 घंटा। इसलिए कई बच्चे बहुत घंटे पढ़ते हैं लेकिन आउटपुट नहीं आता, कारण स्पीड नहीं है। स्पीड कैसे आता है? कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन कैसे बनता है? लोगों से मिलना जुलना बंद करो, मोबाइल फ़ोन देखना बंद करो, किसी से बात न करो और हमेशा शांत रहने की आदत डालो,
बोलना बंद कर दो। जितना मौन रहेंगे, जितना चुप रहेंगे, उतना ये ब्रेन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और बुद्धि तेज होगा। यही एक तरीका है, और तो कोई तरीका है नहीं। अब देखो, पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, पढ़ने का रेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय उतना ही है। और अगर रेट हमारा स्लो हो गया तो फिर हमें तो बहुत पढ़ना पड़ जाएगा, टाइम, और उतना टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए क्या इम्पोर्टेंट है, स्पीड बढ़ाओ, रफ्तार। नहीं तो बैलगाड़ी से ही आज तक चलते। कार खरीदने की क्या ज़रूरत थी? कार ऐसे ही आदमी खरीदा ना कि उतने समय में हम ज़्यादा दूर चले जाएंगे कार से। नहीं, बैलगाड़ी से चलते तो बैलगाड़ी भी तो चलती 4 घंटे, लेकिन हम कम दूर जाते। तो इसलिए हमें स्पीड बढ़ानी है। स्पीड के लिए कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मौन, शांत, किसी से कोई बात नहीं, किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं, फ़ोन शोन का स्क्रीन नहीं देखना है। एक टाइम फिक्स करना है कि जिस समय पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से बात करें, वो टाइम फिक्स होना चाहिए कि उस टाइम में पेरेंट्स भी जानें कि आपका फ़ोन आने वाला हो, तो वो भी उस समय अवेलेबल रहें, और आप भी उसी समय फ़ोन पे बात करें। तो फिर आपका भी टाइम, उनका भी टाइम, दोनों का मैच रहेगा, और आपके बारे में वो जानते भी रहेंगे कि अब बच्चे आ गए होंगे, बात करेंगे, तो उस समय वो रहेंगे। जिसको जिसको आपसे बात करना, सब उस समय रहेंगे। तो आपको ये तो नहीं कहना पड़ेगा ज़रा पापा से बात कराओ, ज़रा चाचा से बात कराओ, ये तो नहीं कहना पड़ेगा, सब एक ही जगह रहेंगे, बात कर लेंगे। तो ये टाइम का शेड्यूल है। और उसके बाद फिर फ़ोन को रख दीजिए बैग में, फिर देखना नहीं है, चार्जिंग में लगा के छोड़ दीजिए। तो बच्चों, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि सारी फिलॉसफी कंसंट्रेशन पे है, जान लो। ये हमारा दिमाग का कंसंट्रेशन सही हो जाए तो जो कहो वो रैंक आ जाए। आप जितना कहो उतना हो जाए। आप 2 घंटे में बहुत रफ्तार से 30-30 सवाल लगा ले जाओगे अभी, और तब एग्ज़ाम में बैठोगे तो पूरे सवाल लग जाएंगे। इस बार जैसा समय की कमी नहीं पड़ेगी। इस बार बच्चे ऐसे ही तो गड़बड़ाए हैं, ज़्यादा तो ऐसे भी गड़बड़ाए। केमिस्ट्री कर रहे थे, उनको लगा केमिस्ट्री कठिन लग रही है, तो उनको लगा कि ज़रा फिजिक्स देखें और आसान होगा। बायोलॉजी को देर की, लगा कि बायोलॉजी तो टाइम ज़्यादा ले रहा है, ये तो 40 मिनट में हो ही नहीं पा रहा लगता है। तब उनको लगा चलो इस बाद में देखेंगे। केमिस्ट्री देखें, हो सकता है उसमें स्पीड आ जाएगी। केमिस्ट्री देखें तो उसको 2-4 सवाल लगता है, ये तो वही ऊपर नीचे जा रहा है। अच्छा चलो, जब फिजिक्स देखें, उसका फिजिक्स इस बार सस्ता है, और फिजिक्स में गए तो ऐसा उलझ गए कि उलझे ही रह गए। फिर लौट के आ ही नहीं पाए कि बायोलॉजी किधर है। फिर वहाँ से सब बराबर हो गया। तो उसका रीज़न क्या था? स्पीड नहीं था, कंसंट्रेशन नहीं था। और इसलिए अब आपको मेडिटेशन भी करना है। सुबह उठना है, शांत होकर 5 मिनट एकदम शांत होकर बैठना है, जिससे कि आपके मन में कोई विचार ना आए। ऐसी स्थिति जब आपको प्राप्त हो जाए तो बच्चों, आप समझ लीजिए कि आपकी रैंक 1 लगने वाली है। ये बात समझ लीजिए। पढ़ाना तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन हम उसको रफ्तार दें, ये बहुत ज़रूरी है। और रफ्तार टीचर नहीं देता ना, वो तो स्टूडेंट देता है। अब स्टूडेंट कैसे स्पीड करेगा? वो अपने आप को खाली रखे, रफ्तार बढ़ती जाएगी। अगर रोड पे कोई पब्लिक नहीं है, ट्रैफिक खाली है, तभी तो इस कार की स्पीड तेज़ होगी। और रोड पे भरा हुआ है कचरा, तो उसमें कार की स्पीड कैसे तेज़ होगी? तेज़ चलेगा तो टकरा जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। इसलिए स्पीड खाली दिमाग में बढ़ेगा, भरे दिमाग में स्पीड बढ़ेगा तो माइग्रेन बीमारी हो जाएगा, सरदर्द हो जाएगा, और एक तरह की बीमारी पैदा हो जाएगी। तो एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब मैंने क्या बोला कि पोजीशन क्या बदल रहा है समय के साथ। ये क्या है? पोजीशन बदल तो रहा है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? किस रेट से बदल रहा है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो किस रेट से बदल रहा है। और बच्चों, इस ds/dt को आप लोग जानते हो, इसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है। अब अगर बच्चों वेलोसिटी हमें मिल गया तो वेलोसिटी 2 तरह की बात हो सकती है। एक बात ये हो सकती है भाई कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो इस मोशन का नाम पड़ेगा यूनिफॉर्म मोशन। जहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा वहाँ पे केवल यूनिफॉर्म वर्ड आएगा। टीचर ने यूनिफॉर्म लिख दिया तो समझ लीजिए कि उसने कह दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मोशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म। तो बच्चों, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट होना चाहिए कि वेक्टर? वेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए, वेक्टर। मॉड वी नहीं, वी वेक्टर। मॉड वी में सर्कुलर मोशन भी होता है,
लेकिन वहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है तो नॉन यूनिफॉर्म बन जाता है। तो यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए, मॉड वी नहीं, वी वेक्टर, ये ध्यान रखना है बच्चों। अब यूनिफॉर्म मोशन हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि ये वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट ना हो। अगर बच्चों वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट ना हो तो ये मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म में जो लिखेंगे बच्चों ऐसे लिखेंगे कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, ऐसा लिखेंगे। ऐसा कांस्टेंट नहीं है तो टाइम का फंक्शन है, तो ये मोशन हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर बच्चों यहाँ पे अगर हम फार्मूले की बात करें थोड़ा सा, तो लिखना चाहिए थोड़ा फार्मूला एक आध लिख लो आप लोग, ऐसे नीचे लिख लो। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ये गैलीलियो ने इक्वेशन दिया था ना, एस बराबर वी इनटू टी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों अब आप ही इसे हमें बताना, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी का रेट चेंज ना। तो dv बाई dt का नाम बच्चों एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन ए, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन आया ये भी दो तरह का होगा। एक बच्चों ये होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, तो अगर कांस्टेंट हो जाए तो इस मोशन का नाम पड़ता है कांस्टेंट मोशन। कहीं पे कांस्टेंट मोशन लिखा होगा तो आप क्या समझते हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कहीं पे यूनिफॉर्म मोशन लिखा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ आएगा, किताब में पढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। किताब में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब प्योर बात बोला जाए तो वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है। बच्चों अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट मोशन है, तो इसका इक्वेशन आप लोग पढ़ते हैं गैलीलियो का इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी सब पढ़ेंगे आप ना, ये सब तो पढ़ेंगे। ये हो गया। दूसरा बच्चों ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये भी सिचुएशन आ सकती है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, वो भी किसका फंक्शन हो, टाइम का। अगर बच्चों ये टाइम का फंक्शन है तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, रेट डी अपान डी टी, एक्सेलरेशन के बदलने का रेट, इसे हम लोग कहते हैं जर्क। क्या कहते हैं, जर्क। यहाँ पे जर्क का मतलब है कि जहाँ पे फोर्स लगातार बदले, जहाँ पे एक्सेलरेशन लगातार बदले। अगर एक्सेलरेशन लगातार बदल रहा है तो वो हम उसे क्या बोलते हैं, जर्क। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, कभी स्पीड बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं, इसका मतलब बाइक के इंजन पे क्या जा रहा है, जर्क जा रहा है, और उस जर्क की वजह से वो मैकेनिकल सिस्टम फेल हो सकता है। ज़्यादा जर्क लगने पे सिस्टम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जब फेल हो जाएगा तो आग लग जाएगा और वो जल जाएगा। तो जर्क में ये प्रॉब्लम आती है। शरीर पे जर्क लगेगा तो शरीर भी डैमेज हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। तो जर्क बहुत ख़तरनाक होता है। जर्क का मतलब क्या है, फोर्स का लगातार बदलना, लगातार टेंशन में बीता रहा है, स्ट्रेस लगातार, स्ट्रेस एक बार आया फिर थोड़ा शांत हुआ, फिर नया स्ट्रेस आया, फिर थोड़ा शांत हुआ, फिर नया स्ट्रेस आया। तो इसीलिए देखिए जो बच्चे नालायक होते हैं उनके पेरेंट्स बहुत जल्दी दुनिया छोड़ देते हैं। अगर बच्चे का लगाव तो पेरेंट का लगाव तो बच्चे से होता ही है। अब बच्चा आया एक जगह कुछ गड़बड़ी करके आया, एक बवाल, थोड़ा शांत हुए तब तक दूसरा बवाल, फिर शांत हुए तब तक तीसरा बवाल, पता चलता है कि वो समय से पहले चले गए। ये जर्क होता है, इसलिए कभी जर्क से दूरी बनाना चाहिए। तो ये जर्किंग मोशन है, और बच्चों इस मोशन का नाम क्या है, जर्किंग मोशन। और हमने कहा इससे दूरी बनाना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, इसलिए हमारे सिलेबस में जर्किंग मोशन नहीं है। आपको जर्किंग मोशन नहीं पढ़ना है, हमारा नीट के सिलेबस में जर्किंग मोशन नहीं है, तो दूरी बन गया, नहीं पढ़ना उसको, जान लो, जान के ख़त्म करो। इसका बच्चों डायमेंशनल फार्मूला एक बार पूछा है, आपके पेपर में ही पूछा है,
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जर्क है, तो ये क्या हो जाएगा ml LT-3 मीटर पर सेकंड क्यूब। सही है। असलेशन का क्या होगा LT-2, वेलोसिटी का LT-1। बच्चों ये इतने तरह के मोशन की बात हो गई। एक बार हमें जल्दी से आप लोग बता दो कि कौन कौन से मोशन आपने अभी सीख लिया। टाइप ऑफ मोशन बच्चों, जो मोशन अभी हमने मेनली सीखा, यहाँ जाना थोड़ा पढ़ा, तो टाइप ऑफ मोशन में एक मोशन है यूनिफॉर्म। बच्चों इस यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, क्या कांस्टेंट होगा भाई? हाँ, वेलोसिटी की वेलोसिटी वेक्टर। शाबाश बच्चों। दूसरा मोशन हुआ कांस्टेंट मोशन। कौन सा मोशन? कांस्टेंट मोशन। और कांस्टेंट मोशन में दो है, एक है मोशन अंडर कांस्टेंट असलरेशन, मोशन अंडर कांस्टेंट लिखा है, और फिर मैंने लिखा असलरेशन, और यहाँ पे असलरेशन कांस्टेंट है, चाहे वेक्टर बना लो ये। तो मोशन अंडर कांस्टेंट असलेशन एक आपको ये पढ़ना है। देखो ये दोनों हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है, एक ऊपर वाला यूनिफॉर्म और एक नीचे वाला मोशन अंडर कांस्टेंट असलेशन। मतलब आपके सारे सवाल इन्हीं दोनों से आना है। कांस्टेंट मोशन में एक बच्चों एक सवाल और आता है कि जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और वो होता है मोशन अंडर कांस्टेंट पावर। जैसा कि अभी एग्ज़ाम का नेचर बदला है, उसके लिए जो छोटे छोटे पार्ट हैं, सिंपल पार्ट हैं, जिसे बहुत थोड़े में लिखा गया है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और जो ज़्यादा पढ़ते थे अब वो बात ख़त्म हो गया है। एग्ज़ाम का नेचर ऐसे बदला इस साल। बोला गया कि जो बहुत ज़्यादा चल रहा था उसे हटा दो, अब जो कम चल रहा है उसको ला दो, उस पर फोकस करें। जो ज़्यादा जो पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा है, उसकी छुट्टी हो गई है। अब बोले कि ये नहीं पढ़ना है, ये बेकार है, अब इसको नहीं देना है। तो इस ऐसा ही चेंज हो गया नेचर। यही तो है एग्जाम का पैटर्न, और क्या हुआ है यहाँ पे? यही तो हुआ है। जो बहुत ज़्यादा आता था उसी को हटा दिया। बच्चे खूब पढ़ के गए, कोई सवाल नहीं है, बेकार है। तो उसने क्या किया, पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। इसको पहचानना है। अभी हम ढूंढ रहे हैं, कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं, बुक सेलर को भी देंगे और ख़ुद यहाँ पे भी लगाएंगे कि वो देखेंगे कि एग्ज़ाम के नेचर में क्या चेंज हुआ है, कहाँ के सवाल किस तरह का है, उसको जानने का हम प्रयास कर रहे हैं अपने हिसाब से कि क्या दिमाग में जा रहा है लोगों के। तो उसी तरह से हम यहाँ पे अपने केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों को भी बताएं कि भाई दिमाग में ये भी जा रहा है, इसलिए पुराना पैटर्न छोड़ दो और नए के हिसाब से चलाओ, क्योंकि यही बच्चे हैं और इन्हीं का सिलेक्शन करा दो सब का, तो एक नया तरह का हिस्ट्री बन जाएगा। और समय है, बना लो सब लोग। मोशन बच्चों तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, अब ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया है काफ़ी, और इसे हमें सीखना भी रहेगा, और इसको इम्पॉर्टेंट आप डाल भी देना कि ये जानना ज़रूरी है। अब मोशन अंडर कांस्टेंट पावर। बच्चों यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा? पावर कांस्टेंट होगा। P पावर